हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, लास्ट जो है पार्ट के अंदर हमने 31 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम 32 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर भाग 4 के बारे में बात की जाए तो यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओरिजिनली जो है संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई थी। उसके बाद यहाँ पर 8 भाषाएं बाद में यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें जब मैंने लेक्चर दिया था तो लेक्चर के अंदर आपको 1 बाय 1 मैंने समझाया था कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो उसको थोड़ा याद किया कीजिए, लेक्चर्स को देखा करो। अगर लेक्चर नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाकर लेक्चर देखो। मैंने पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। पहले आपने लेक्चर को स्टडी करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझने लग जाएंगे और चीजें आपकी समझ में भी आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द 9th, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी संविधान में, तो याद रखिए 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। तो कब? 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1951 के अंदर। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची का हुआ था। पहला अमेंडमेंट 1951 के अंदर हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which commission made the recommendation which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the state पंजाब एंड हरियाणा? किस आयोग की सिफारिशें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का आधार बनी जिसने पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन किया? तो राइट आंसर क्या है? शाह आयोग। तो जेसी शाह की जो है कमेटी अंडर एक शाह आयोग तैयार किया गया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा स्टेटों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द टाउन दैट डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन। इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर नहीं आता? पानीपत, रोहतक, खुर्जा या फिर मथुरा? राइट आंसर क्या है? मथुरा। तो एक बार आप एनसीआर रीजन चेक कर लो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा एनसीआर में हरियाणा के कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, किस किस कौन कौन सी स्टेट एनसीआर के अंडर आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स आप खुद चेक कर लो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा की कितनी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर के अंडर आ रही हैं। द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। एक नए राज्य के गठन की शक्ति किसे दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? दी पार्लियामेंट। संसद के पास है एक नए राज्य के गठन की शक्ति आर्टिकल 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर द पावर इज गिवन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज लिंग्विस्टिक स्टेट इन।
एक भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो याद रखेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1953 में हो गया यहाँ पर गठन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का है। फिर भी याद रखेंगे क्वेश्चन को, कंफ्यूजन नहीं रखनी है माइंड में कोई भी। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप? तो जब मैंने ये आपको करवाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि दोहरी नागरिकता की नीति किस देश के पास है, तो वो यूएसए के पास है। उसके अलावा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कनाडा में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। याद रखेंगे दोहरी नागरिकता की नीति किसके पास है? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was the Prime Minister of India during the emergency between the year 1975 to 1977? 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमरजेंसी लगाने के लिए कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 352, 356 एंड 360। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आपको अच्छे से करवाया जा रहा है। जिन्होंने लेक्चर सीरीज अभी तक नहीं देखी है, लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लेक्चर्स भी चेक कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद में सम्मिलित है तो कौन कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यों का परिषद, जिसको कि राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो संसद के अंदर कौन कौन सी, पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें हैं, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? राइट आंसर क्या है? चाइना। तो वहां पर 2980 मेंबर्स की संसद है। When was the Constitution of Pakistan enforced? When was the Constitution of Pakistan enforced? पाकिस्तान का गठन, संविधान का गठन कब किया गया था? 1973 के अंदर। याद रखेंगे यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is called the popular chamber? निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? तो लोकप्रिय कक्ष किसे कहते हैं? लोकसभा को। राइट आंसर इज लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं है। तो कहां पर जो है पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर पर गठन नहीं किया जा सकता? जहां की आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। वैसे तो 3 जो है लेवल होते हैं पंचायत के, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहां पर आबादी 20 लाख से कम है वहां पर इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर बहुत दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शंस आपको रट्टा नहीं मारने हैं, ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे यहाँ पे, याद रखेंगे। Who presided over the joint sitting of two houses of parliament? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का को बुलाता कौन है, तो वो प्रेसिडेंट बुलाता है, याद रखेंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के द्वारा। लेकिन
जो है प्रिजाइड कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर। अगर ये डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर राज्यसभा का चेयरमैन, सॉरी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। Which of the following committee recommended inclusion of fundamental duties? Which of the following committees recommended inclusion of fundamental duties? निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए कई बार मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण कब किया गया था, गठन कब किया गया था, तो 1983, याद रखेंगे आप। तो which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए एक न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकती है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए एक न्यायालय निम्न में से क्या जारी कर सकती है? तो वो एक रिट जारी कर सकती है, एक रिट। और माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 1983 नहीं है, तो इसको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान है वो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर किया गया था, याद रखेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। Which of the following is not a right enumerated in the Constitution but has been articulated by Supreme Court of India to be fundamental right? निम्न में से कौन सा संविधान में दिया गया अधिकार नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो राइट आंसर क्या है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमारा एक मौलिक अधिकार बताया है, याद रखेंगे। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 21, और किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? निम्न में से कौन निजी स्वतंत्रता की एक रक्षात्मक दीवार है? तो कौन है, वो है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये निजी स्वतंत्रता की एक रक्षात्मक दीवार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये पूछना क्या चाह रहा है और इसका आंसर क्या होगा, तो वो फिर तुक्का मारते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ा करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। स्टडी मास्टर पर आओ, स्टडी मास्टर पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो डेली वीडियो देखा करो, डेली लेक्चर होता है यहाँ पर आपके लिए, और लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, देखा कीजिए आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following is a guardian of fundamental right? मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्न में से कौन है? तो कौन है यहाँ पर, जुडिशरी। जुडिशरी को फंडामेंटल राइट का संरक्षक माना गया, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन माना गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, वो यहाँ पर जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस में निहित है? और ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। कानून के तहत, संसद के कानून के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान की गई है, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में निहित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है। राइट आंसर इज सी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 19, या फिर अगर पूछा जाए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 19(1). एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज, वर्तमान में भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? तो वो अभी एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। स्टार्टिंग में ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सीज कर दिया गया था, हटा दिया गया है,
अब ये एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, जो कि आर्टिकल 300A के तहत है। इसका मतलब ये एक कानूनी राइट है, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान में निम्न में से किस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 51 के अंदर डीपीएसपीज में दिया गया है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीपीएसपीज? निम्न में से कौन डीपीएसपीज राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में शामिल नहीं है? प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, सॉरी ये 4 ऑप्शंस हैं। और राइट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, सूचना का अधिकार, ये डीपीएसपीज में नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर आप चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ते? तो अगर मैं 4 ऑप्शंस आपके लिए पढ़ूंगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, यहाँ पर ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा पाता हूँ, तो फिर आपको 20 मिनट में मैं 15 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के आगे फिर 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन आपके लिए फिर मुझे पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और साथ में आपके लिए फिर मैं यहाँ पर मैं आंसर लेके आ जाता हूँ, ताकि आपको आंसर का सही अंदेशा हो जाए कि इसका सही आंसर क्या है, ताकि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर याद रहे, ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस। हु टोल्ड दिस? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। यह किसने कहा था? तो यह केटी शाह ने कहा था। और आप एक काम और भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप फटाफट से क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिया कीजिए और राइट आंसर कमेंट कर दिया कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो पहले यहाँ पर कमेंट कर दिया। मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, दूसरी बार हिंदी में पढ़ता हूँ। इतने में आप यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ के आंसर कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे बताने से पहले ही आप आंसर बता सकें। तो प्रैक्टिस खुद की करनी चाहते हैं तो जरूर किया कीजिए साथ में, अच्छी बात है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद रहेगा। द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू एस्टैब्लिश। भारत के संविधान में डीपीएसपीज राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? भारत में डैश की स्थापना करना है, तो क्या करना है? तो यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को जो यहाँ पर स्थापना करने के लिए भारत में डीपीएसपी का जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर क्या है? पंचवर्षीय योजना। चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब बताइए मुझे कमेंट करके, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? मैंने लास्ट जो है पार्ट 1 के अंदर आपको करवाया था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए और प्रस्तावना जो है ये कहाँ से ली गई, ये दोनों आप बता दीजिए। लेक्चर में भी मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से बताया है कि जो है कौन संविधान बनाने के स्रोत कौन कौन से हैं, किस देश से हमने क्या लिया है, और मैंने लास्ट पार्ट के अंदर भी ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? यहाँ पर देख लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये इसका राइट आंसर है।
तो आज का यहाँ पर लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको मैं मिलूंगा, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के लेक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हो। और पेड स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हो। यहाँ पर ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम में डाल दी जाती हैं। पेड लेक्चर सीरीज जिसको कि पेन ड्राइव कोर्स बोलते हैं, अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल होना है तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके एनरोल हो सकते हो। और कोई डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ।